अध्याय 15 दक्कन और दक्षिण भारत 1656 तक। पहले एक अध्याय में हम बता चुके हैं कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 3 नए शक्तिशाली राज्य रंगमंच पर उभरे, अर्थात अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, और उन्होंने मिलकर 1565 में तलीकोट के पास बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को कुचल डाला। इस विजय के बाद दक्कनी राज्य अपने पुराने रंग ढंग में आ गए। अहमदनगर और बीजापुर दोनों ने शोलापुर पर दावा किया, जो एक समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था। दोनों के बीच यह मुद्दा न तो युद्धों से सुलझा और न विवाह संबंधों से। दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा बीदर को जीतने की थी। अहमदनगर उत्तर में बरार को भी हथियाना चाहता था। वास्तव में पुराने बहमनी सुल्तानों के उत्तराधिकारियों के रूप में दक्कन में अहमदनगर के निजाम शाह ने वर्चस्ववादी न सही श्रेष्ठ स्थिति का दावा अवश्य किया। उनके भूभाग संबंधी दावों का बीजापुर ने ही नहीं, गुजरात के शासकों ने भी विरोध किया, जो बरार के अलावा समृद्ध कोंकण क्षेत्र पर आंखें गड़ाए हुए थे। गुजरात के शासकों ने अहमदनगर के खिलाफ बरार की सक्रिय सहायता की और अहमदनगर से एक लड़ाई तक लड़ी, ताकि दक्कन में मौजूद शक्ति संतुलन में गड़बड़ न हो। नलदुर्ग पर अधिकार के लिए बीजापुर और गोलकुंडा में टकराव हुआ। 1572 में मुगलों द्वारा गुजरात की विजय ने एक नई स्थिति पैदा कर दी। गुजरात की विजय मुगलों द्वारा दक्कन की विजय की भूमिका भी हो सकती थी, पर अकबर कहीं और व्यस्त था और उस समय दक्कन के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। बरार पर कब्जे के लिए अहमदनगर ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वास्तव में अहमदनगर और बीजापुर ने एक समझौता किया था, जिसके अनुसार बीजापुर विजयनगर की कीमत पर दक्षिण में अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र था, जबकि अहमदनगर ने बरार को रौंद डाला। गोलकुंडा भी विजयनगर की कीमत पर अपने क्षेत्रों का प्रसार करना चाहता था। विजयनगर तब छोटे छोटे नायकों के बीच बढ़ चुका था। इस तरह सभी दक्कनी राज्य प्रसारवादी थे। दक्कन के मामलों में मराठों की बढ़ती अहमियत इस स्थिति की एक और विशेषता थी। जैसा कि बताया गया, बहमनी सल्तनत में मराठा दस्तों को हमेशा ढीले ढाले सहायक दस्तों के अर्थात बारगीरों के रूप में नौकरी दी जाती थी। विदिन ब्रैकेट प्रायः ये बरगी कहलाते थे। स्थानीय स्तर पर मालगुजारी के मामले दक्कनी ब्राह्मणों के हाथों में थे। बहमनी सुल्तानों की सेवा में जो मराठा परिवार ऊपर उठे तथा मनसब और जागीरें प्राप्त की, उनमें मोटे, निम्बलकर, घाटगे आदि प्रमुख थे। उनमें से अधिकांश शक्तिशाली जमींदार अर्थात दक्कन की भाषा में देशमुख थे, लेकिन राजपूतों के विपरीत उनमें से कोई भी स्वतंत्र शासक न था, न ही कोई बड़े राज्य का शासक था। दूसरे, वे वंशों के प्रमुख न थे कि उनकी सहायता और समर्थन पर वे निर्भर रह सकते हो। इसीलिए अनेक मराठा सरदार दुस्साहसी सैनिक की तरह व्यवहार करते थे, जो बहती हवा के अनुसार अपनी वफादारी बदलने के लिए तैयार रहते थे। फिर भी मराठे पश्चिमी दक्कन में भूस्वामी अभिजात वर्ग की रीढ़ की हड्डी थे और उनकी स्थिति उत्तर भारत के बड़े बड़े भागों में राजपूतों की स्थिति से मिलती जुलती थी। 16वीं सदी के मध्य तक दक्कनी राज्यों के शासक मराठों को अपनी ओर लाने की एक सुनिश्चित नीति अपनाने लगे थे। दक्कन के तीनों अग्रणी राज्यों में मराठा सरदारों को सेवा और पद प्रदान किए गए। बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह, जो 1595 में गद्दी पर बैठा, इस नीति का अग्रणी पैरोकार था। कहते हैं कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा सहायक सैनिक विदिन ब्रैकेट बरगी भर्ती किए थे और राजस्व व्यवस्था में मराठों पर बहुत अनुग्रह दिखाता था।
माना जाता है कि सभी स्तरों पर राजस्व के दस्तावेजों में मराठी को उसी ने शामिल किया था। पुराने परिवारों पर अधिक अनुग्रह दिखाने के अलावा उसकी नीति के कारण बीजापुर में कुछ दूसरे परिवार भी ऊपर उठे, जैसे भोंसले, जिनका पारिवारिक नाम घोड़पड़े डफले अर्थात चहवान आदि था। कूटनीतिक वार्ताओं के लिए भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का नियमित उपयोग होने लगा। उदाहरण के लिए अहमदनगर के शासकों ने पेशवा का पद कनकोजी नरसी नामक एक ब्राह्मण को दिया। अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों में भी मराठों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह दक्कनी शासकों ने सैनिक रुझान वाले वर्गों तथा स्थानीय भूस्वामी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की नीति का आरंभ किया। अकबर के काल में मुगलों ने इस नीति को जब क्रियान्वित किया था, उससे भी पहले दक्कन की ओर मुगलों की अग्रगति। उत्तर भारत में साम्राज्य के मजबूत होने के बाद तार्किक रूप से यही आशा की जा सकती थी कि मुगल अब दक्कन की ओर बढ़ेंगे। वैसे तो विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती थी, पर यह कोई ऐसी बाधा नहीं थी जो पार न की जा सके। यात्री, सौदागर, तीर्थयात्री और घुमक्कड़ संत हमेशा उत्तर और दक्षिण भारत आते जाते रहते थे और इस तरह देश में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते थे। हालांकि दोनों की अपनी अपनी सुस्पष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। तुगलकों द्वारा दक्कन की विजय तथा उत्तर दक्षिण के बीच संचार में सुधार के कारण दोनों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद अनेक सूफी संत और रोजगार के इच्छुक व्यक्ति बहमनी सुल्तानों के दरबार में आ गए। राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर और दक्षिण भारत अलग अलग नहीं थे। जैसा कि हमने देखा, पश्चिम में गुजरात और मालवा तथा पूरब में उड़ीसा के शासक बराबर दक्षिण भारत की राजनीति में दखल देते रहे। इसलिए 1560 के दशक में और 1570 के बाद के वर्षों में मालवा और गुजरात विजय के बाद मुगल दक्कन की राजनीति से अपने आप को शायद ही अलग रख सकते थे। 1576 में एक मुगल सेना ने खान देश पर हमला किया और वहां के शासक को अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जरूरी कारणों से अकबर को कहीं और जाना पड़ा। 1586 और 1598 के बीच 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिम की स्थिति पर नजर रखते हुए अकबर लाहौर में रहा। इस बीच दक्कन के हालात बिगड़ते चले गए। दक्कन राजनीति का उबलता लावा था। विभिन्न दक्कनी राज्यों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। किसी शासक के मरने पर अमीरों के गुटों में अक्सर लड़ाइयां होने लगती थी और हर गुट अपने चुने व्यक्ति को तख्त पर बैठाने का प्रयास करता था। इसमें दक्कनियों और नवागंतुकों आफाकियों या गरीबों की दुश्मनी खुला रंग दिखाती थी। दक्कनियों में भी हबशियों अबिसीनिया या अफ्रीका वालों और अफगानों के अलग अलग समूह थे। क्षेत्र की जनता के जीवन और उसकी संस्कृति से इन समूहों और गुटों का कुछ भी लेना देना नहीं था। दक्कनी राज्यों की सेनाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में मराठों के अवशोषण की प्रक्रिया शुरू तो पहले हो चुकी थी, पर बहुत आगे नहीं बढ़ी थी। इसलिए शासकों और अमीरों को जनता की वफादारी प्राप्त नहीं थी। पंथिक टकरावों और विवादों से स्थिति और बिगड़ी। सदी के आरंभिक भाग में सफवी नामक एक नए राजवंश के अंदर शिया मत ईरान का राजधर्म बना। शिया मत लंबे समय से एक उत्पीड़ित पंथ था और उत्साह के आरंभिक दौर में इस नए पंथ के समर्थकों ने अपने भूतपूर्व विरोधियों का बढ़ चढ़कर उत्पीड़न किया। परिणाम स्वरूप अनेक अग्रणी परिवारों के सदस्य भागकर भारत आ गए और अकबर के दरबार में शरण मांगी, जो शियाओं और सुन्नियों में कोई अंतर नहीं करता था। कुछ दक्कनी राज्यों ने, मुख्यतः गोलकुंडा ने भी शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया। बीजापुर और अहमदनगर दरबारों में भी शिया दल मजबूत था और समय समय पर अपनी बात मनवा लेता था। इसके कारण
पंथिक टकराव और तीखे हुए। दक्कन में महदवी विचारों का भी व्यापक प्रसार हुआ। मुस्लिम मानते थे कि हर युग में पैगंबर के वंश का एक सदस्य आगे आएगा, धर्म को बल प्रदान करेगा और न्याय को विजय दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति को मेहदी कहा जाता था। हालांकि विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में अनेक मेहदी सामने आ चुके हैं, पर इस्लाम की पहली सहस्त्राब्दी जब 16वीं सदी के अंतिम भाग में पूरी होने वाली थी तो पूरे इस्लामी जगत में आशाएं बलवती हो उठी। भारत में एक सैयद मोहम्मद ने, जिसका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जौनपुर में हुआ था, अपने आप को मेहदी घोषित कर दिया। सैयद मोहम्मद ने पूरे भारत और इस्लामी जगत की व्यापक यात्रा की और लोगों में भारी उत्साह जगाया। उसने देश के विभिन्न भागों में अपने दायरे (ब्रैकेट) हल्के बनाए। इनमें दक्कन भी शामिल था, जहां उसके विचारों को उपजाऊ जमीन मिली। रूढ़िवादी तत्व महदवी विचारों के उतने ही विरोधी थे जितने शिया मत के। हालांकि इन दोनों मतों के बीच कोई मधुर रिश्ता नहीं था। अकबर ने अपनी सुलह कुल की धारणा इसी संदर्भ में सामने रखी। उसे डर था कि दक्कनी राज्यों में चल रहे तीखे पंथिक संघर्ष मुगल साम्राज्य को भी प्रभावित करेंगे। अकबर पुर्तगालियों की बढ़ती ताकत से भी आशंकित था। पुर्तगाली मक्का की हज यात्रा में हस्तक्षेप कर रहे थे और शाही घराने की स्त्रियों तक को नहीं बख्शते थे। वे अपने क्षेत्रों में लोगों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे, जो अकबर को पसंद नहीं था। वे देश की मुख्य भूमि पर भी अपना अधिकार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे थे तथा उन्होंने सूरत पर हाथ डालने तक की भी कोशिश की थी, जो मुगल कमांडर के समय पर आ जाने से बच गया। लगता है अकबर का ख्याल यह था कि मुगलों की निगरानी में दक्कनी राज्यों के समन्वय और उनके संसाधनों के एकजुट उपयोग से पुर्तगाली खतरा समाप्त न भी हो तो उस पर अंकुश लगेगा। यही कुछ कारण थे जिन्होंने अकबर को दक्कनी मामलों में हाथ डालने के लिए मजबूर किया। बरार, अहमदनगर और खानदेश की विजय। अकबर ने पूरे देश पर प्रभुता का दावा किया, इसलिए वह चाहता था कि राजपूतों की तरह दक्कनी राज्यों के शासक भी उसकी प्रभुता को स्वीकार करें। पहले उसने कई प्रतिनिधि मंडल यह सुझाव देने के लिए भेजे थे कि दक्कनी राज्य उसकी अधीनता मानकर उससे मित्रता रखे। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके थे। स्पष्ट था कि दक्कनी राज्य तब तक मुगलों की अधीनता मानने वाले नहीं थे जब तक मुगल उन पर सैन्य दबाव डालने की हालत में न आ जाए। 1591 में अकबर ने कूटनीतिक पहल का आरंभ किया। उसने सभी दक्कनी राज्यों को मुगल अधिराजी स्वीकार करने की दावत देने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे, किंतु किसी भी राज्य ने उसके प्रस्ताव को नहीं माना, सिवाय खानदेश के, जो इतना पास और मुगलों के इतने प्रभाव में था कि प्रतिरोध न कर सका। अहमदनगर के शासक बुरहान निजाम शाह ने मुगल दूत से अभद्र व्यवहार किया और दूसरों ने सिर्फ वायदे किए। लगने लगा कि अकबर दक्कन की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाने वाला है। इसके लिए उसे आवश्यक अवसर तब मिला जब 1595 में बुरहान निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाही अमीरों के गुटों में संघर्ष छिड़ गया। गद्दी के 4 दावेदार थे जिनको विभिन्न गुटों का समर्थन प्राप्त था। सबसे मजबूत दावा मृत शासक के बेटे बहादुर का था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का झुकाव बहादुर के दावे का समर्थन करने की ओर था। चांद बीबी बुरहान की बहन थी तथा बीजापुर के भूतपूर्व शासक की विधवा थी, जो इब्राहिम आदिल शाह का चाचा था। वह एक सशक्त महिला थी और लगभग 10 वर्षों तक, जब तक इब्राहिम आदिल शाह नाबालिग था, बीजापुर की शासक एक तरह से वही थी। अपने भाई बुरहान की मौत का शोक करने वह अहमदनगर गई थी, पर अपने भतीजे बहादुर का समर्थन करने के लिए, जो अभी नाबालिग था, वह वहीं रुक गई।
यही पृष्ठभूमि थी जब विरोधी दक्कनी गुट ने मुगलों को हस्तक्षेप का निमंत्रण दिया। अब जो संघर्ष शुरू हुआ वह वास्तव में बीजापुर और मुगलों के बीच अहमदनगर पर वर्चस्व के लिए था। मुगल आक्रमण का नेतृत्व शहजादा मुराद ने, जो गुजरात का सूबेदार था, और अब्दुर रहीम खान खाना ने किया। खान देश के शासक से सहयोग मांगा गया। अहमदनगर के अमीरों के गुटों में संघर्ष के कारण मुगलों को कम ही विरोध का सामना करना पड़ा और वे राजधानी अहमदनगर तक जा पहुंचे। बालक राजा बहादुर को लेकर चांद बीबी ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। 4 महीने के सख्त घेरे के दौरान चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। फिर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। बहादुर के निजाम शाही गद्दी के दावे को मान्यता देने के बदले में मुगलों को बरार देना तय हुआ। मुगलों की अधिराजी भी स्वीकार की गई। यह 1596 की बात है। मुगलों के बरार अधिग्रहण ने दक्कनी राज्यों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें लगा, और इसका कारण भी था, कि बरार मुगलों को दक्कन में एक स्थायी ठिकाना दे देगा जिसे किसी भी समय विस्तार दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बचे खुचे अहमदनगर राज्य का साथ दिया और बरार पर मुगलों के कब्जे में बाधाएं खड़ी करने लगे। जल्द ही एक बीजापुरी कमांदार के नेतृत्व में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की एक संयुक्त सेना ने पूरी ताकत से बरार पर हमला किया। 1597 में एक तीखी जंग में मुगलों ने अपने से 3 गुनी अधिक दक्कनी सेना को मात दी। अब बीजापुर और गोलकुंडा की सेनाएं पीछे हट गईं और स्थिति का सामना करने के लिए चांद बीबी को अकेला छोड़ दिया। हालांकि चांद बीबी 1596 की संधि का पालन करना चाहती थी, पर वह बरार में अपने अमीरों द्वारा मुगलों पर हमले करके उन्हें परेशान करने से नहीं रोक सकी। इसके कारण मुगलों ने फिर अहमदनगर पर घेरा डाला। किसी तरफ से कोई मदद न मिलने पर चांद बीबी ने मुगलों से वार्ता शुरू की, पर एक विरोधी गुट ने उस पर गद्दारी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह दक्कन की राजनीति के सबसे रूमानी पात्रों में से एक पात्र का अंत हो गया। मुगलों ने अब अहमदनगर पर धावा बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। बालक बहादुर को ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। बालाघाट भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और अहमदनगर शहर में एक मुगल छावनी बना दी गई। यह 1600 की बात है। अहमदनगर किले और नगर के पतन तथा बालक बहादुर निजाम शाह की गिरफ्तारी से दक्कन में अकबर की समस्याएं हल नहीं हुई। अब पर्याप्त सम्मान वाला कोई निजाम शाही राजा या कुलीन रहा भी नहीं कि उससे बातचीत की जाती। साथ ही मुगल अहमदनगर से आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, न इस राज्य के बाकी सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। मुगल कमांदारों के लगातार आपसी टकराव के कारण स्थिति और भी गड्ढमड्ढ हो गई। स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अकबर मालवा और फिर खानदेश पहुंचा। वहां उससे कहा गया कि खानदेश के नए शासक ने उस समय शहजादा दानियाल के प्रति पर्याप्त सम्मान नहीं दिखाया था जब वह अहमदनगर जाते हुए उसके इलाके से होकर गुजरा था। अकबर खानदेश में असीरगढ़ किले को भी पाना चाहता था, जो दक्कन के सबसे मजबूत किले के रूप में मशहूर था। एक सख्त घेराबंदी के बाद और जब किले के अंदर महामारी फूटी तो वहां के शासक ने विदिन ब्रैकेट 1601 में बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस बीच अकबर के सबसे छोटे बेटे शहजादा दानियाल ने, जिसे दक्कन में मुगल सेनाओं की कमान सौंपी गई थी, मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के साथ संधि कर ली, जिसे अहमदनगर के पतन के बाद निजाम शाही अमीरों के एक गुट ने शासक घोषित कर दिया था। समझौते के अनुसार अहमदनगर, बालाघाट तथा तेलंगाना के कुछ भागों को मुगलों के हवाले कर दिया गया और बाकी राज्य का शासक मुर्तजा निजाम शाह को वफादारी की शर्त पर तथा
कभी विद्रोह न करने के वायदे पर मान लिया गया। यह 1601 की बात है। असीरगढ़ की विजय के बाद अकबर अपने बेटे सलीम के विद्रोह से निपटने के लिए उत्तर की ओर वापस चला गया। हालांकि खानदेश, बरार और बालाघाट की विजय तथा अहमदनगर के किले पर मुगल नियंत्रण भारी कारनामे थे, पर मुगल अभी भी दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की स्थिति में नहीं थे। अकबर को एहसास था कि बीजापुर से समझौता किए बिना दक्कन समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकलने वाला है। इसलिए उसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, जिसने शहजादा दानियाल से अपनी बेटी ब्याहने का प्रस्ताव रखा था, भरोसा दिलाने वाले संदेश भेजे। पर इस विवाह (1602) के कुछ ही समय बाद भारी शराबनोशी के कारण शहजादा चल बसा। इस तरह दक्कन की स्थिति अस्थिर बनी रही तथा अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर को उससे नए सिरे से निपटना पड़ा। मलिक अंबर का उदय और सुदृढ़ीकरण के मुगल प्रयासों की असफलता, मुगलों के हाथों अहमदनगर के पतन और बहादुर निजाम शाह की गिरफ्तारी के बाद अहमदनगर का संभवतः विघटन हो चुका होता और उसके विभिन्न भागों को पड़ोसी राज्य चबा चुके होते, यदि मलिक अंबर नाम के एक उल्लेखनीय व्यक्ति का उदय न हुआ होता। मलिक अंबर इथियोपिया में जन्मा एक अबिसीनियाई था। उसके आरंभिक जीवन और कृतित्व के बारे में हम कुछ अधिक नहीं जानते। लगता है उसके गरीब माता पिता ने उसे बगदाद के गुलाम बाजार में बेच दिया था। कालांतर में उसे एक सौदागर ने खरीदा, जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे संभावनाओं से भरपूर प्रदेश दक्कन में ले आया। मुर्तजा निजाम शाह के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अमीरों में से एक चंगेज खान की सेवा में रहकर मलिक अंबर ऊपर उठा। मुगलों ने अहमदनगर पर हमला किया तो अंबर अपना भाग्य आजमाने पहले तो बीजापुर चला गया, लेकिन जल्द ही वह वापस आ गया और उस शक्तिशाली हबशी (अबिसीनियाई) दल में शामिल हो गया जो चांद बीबी का विरोधी था। अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अंबर ने एक निजाम शाही शहजादे का पता लगाया और बीजापुर के शासक की गुप्त सहायता से उसे मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। खुद वह उसका पेशवा बन गया। अहमदनगर में यह पद काफी पहले से चलता आ रहा था। मलिक अंबर ने अपने आसपास मराठा दस्तों (बर्गियों) की एक बड़ी संख्या जमा कर ली थी। मराठे तीव्र गति से आगे बढ़ने तथा दुश्मन फौजों को लूटने और उनकी रसद बंद कर देने में सिद्धहस्त थे। दक्कन में यह छापामार युद्ध कला मराठों की परंपरा थी, लेकिन मुगल इसके अभ्यस्त नहीं थे। मराठों की सहायता से अंबर ने बरार, अहमदनगर और बालाघाट में मुगलों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाना कठिन बना दिया। दक्कन में तब मुगलों के कमांडर अब्दुर रहीम खाने खाना थे, जो एक चालाक राजनीतिज्ञ और योग्य सेनापति थे। उन्होंने तेलंगाना में नांदेर नामक स्थान पर 1601 में अंबर को करारी मात दी, लेकिन उन्होंने अंबर को दोस्त बनाने का फैसला किया, क्योंकि वे मानते थे कि बाकी निजाम शाही राज्य में कुछ स्थायित्व तो होना ही चाहिए। अपनी ओर से अंबर ने भी खाने खाना से दोस्ती करना उपयोगी जाना, क्योंकि इसके बल पर वह अपने आंतरिक विरोधियों से निपट सका। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जब मुगल कमांडरों के मतभेदों के कारण दक्कन में मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई, तो अंबर ने बरार, बालाघाट और अहमदनगर से मुगलों को बाहर करने के लिए एक भयानक मुहिम छेड़ दी। इस उद्यम में उसकी सहायता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने की, जो बीजापुर और मुगलों के बीच एक तटस्थ निजाम शाही राज्य की मौजूदगी आवश्यक समझता था। उसने अंबर को उसके परिवार के निवास के लिए तथा खजानों, साज सामान आदि रखने के लिए तेलंगाना का शक्तिशाली कंदहार का किला सौंप दिया। उसने 10,000 घुड़सवार भी भेजे,
जिनके निर्वाह के लिए एक सुनिश्चित भूभाग को अलग करना तय हुआ। बीजापुर के अग्रणी इथियोपियाई अमीरों में एक की बेटी का मलिक अंबर के बेटे से ब्याह करके इस संधि को पक्का बनाया गया। 1609 में हुए इस विवाह पर भारी जश्न मनाया गया। आदिल शाह ने दुल्हन को एक शानदार दहेज दिया तथा सिर्फ आतिशबाजी पर लगभग 80,000 रुपए खर्च किए। बीजापुर के समर्थन से लैस होकर और मराठों की सक्रिय सहायता से अंबर ने जल्द ही खाने खाना को पीछे हटकर बुरहानपुर लौटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह दक्कन में अकबर के सारे विजित प्रदेश 1610 तक हाथ से निकल गए। जहांगीर ने एक बड़ी सेना देकर शहजादा परवेज को दक्कन भेजा, पर वह मलिक अंबर की चुनौती नहीं झेल सका। अहमदनगर भी हाथ से निकल गया तथा परवेज को अंबर के साथ एक अपमानजनक शांति संधि करनी पड़ी। मलिक अंबर का भाग्य मुस्कुराता रहा और जब तक उसे मराठों और दूसरे दक्कनी तत्वों का ठोस समर्थन प्राप्त रहा, मुगल फिर से अपनी हस्ती न जता सके। पर आगे चलकर मलिक अंबर दंभी हो गया और अपने सहयोगियों को नाराज कर बैठा। खाने खाना ने, जिसे दोबारा दक्कन का मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था, इस स्थिति का लाभ उठाया तथा अनेक हबशियों तथा मराठा सरदारों जैसे जगदेवराज, बाबाजी काटे, उदाजी राम आदि मराठा सरदारों को अपनी ओर खींच लिया। खुद जहांगीर मराठों के महत्व को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसने तुजुक ए जहांगीरी में कहा है कि मराठे सख्त जान लोग हैं और वे देश में प्रतिरोध के केंद्र हैं। मराठा सरदारों की मदद से खाने खाना ने 1616 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को करारी मात दी। मुगलों ने नई निजाम शाही राजधानी खिड़की पर कब्जा किया और हटने से पहले सारी इमारतों को जला डाला। इस हार ने मुगल विरोधी गठजोड़ को हिला डाला, लेकिन अंबर ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। खाने खाना की जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए जहांगीर ने अपने बेटे शहजादा खुर्रम आगे चलकर शाहजहां की कमान में 1618 में एक भारी सेना भेजी और शहजादे की सहायता के लिए स्वयं मांडू आकर जम गया। इस खतरे के मुकाबले अंबर के पास समर्पण के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संधि के द्वारा जहांगीर ने दक्कन में अकबर के जीते हुए प्रदेशों के अलावा विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका कारण जहांगीर की कोई सैनिक कमजोरी नहीं थी, जैसा कि कभी कभी कल्पना की गई है, बल्कि यह एक सोची समझी नीति का हिस्सा था। लगता है जहांगीर दक्कन में मुगलों की व्यस्तता को बढ़ाना या दक्कन के मामलों में कुछ अधिक फंसना नहीं चाहता था। इसके अलावा अभी भी उसे आशा थी कि उसकी नरमी के कारण दक्कनी राज्यों में स्थिरता आएगी और वे मुगलों के साथ शांति से रहेंगे। इस नीति के तहत जहांगीर ने बीजापुर को अपनी ओर खींचने की कोशिश की तथा आदिल शाह को पुत्र कहते हुए उसके नाम एक अनुकंपापूर्ण फरमान भेजा। इन हारों के बावजूद अंबर मुगलों के खिलाफ दक्कनी संघर्ष का नेतृत्व करता रहा और दक्कन में शांति नहीं आई। लेकिन 2 साल बाद संयुक्त दक्कनी सेना को मुगलों के हाथों एक और गहरी मात मिली। अंबर को सारे मुगल क्षेत्र वापस देने पड़े, साथ में लगा 14 कोस का क्षेत्र और भी देना पड़ा। दक्कनी राज्यों को 5 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। इन जीतों का सेहरा शहजादा खुर्रम के सर बांधा गया। पहली हार के कुछ ही समय बाद दूसरी हार ने दक्कनी राज्यों के मुगल विरोधी गठजोड़ को आखिर छिन्न भिन्न कर दिया। अब दक्कनी राज्यों की पुरानी शत्रुताएं फिर उभर आईं। अंबर ने बीजापुर के खिलाफ अनेक अभियान शोलापुर को वापस पाने के लिए छेड़े, जो दोनों राज्यों के बीच टकराव की जड़ था। अंबर तीव्र गति से बीजापुर की राजधानी पहुंचा।
उसने इब्राहिम आदिल शाह की बसाई नई राजधानी नौरसपुर को जला डाला और आदिल शाह को शरण के लिए भागकर किले में जाने पर मजबूर कर दिया। इसे अंबर की शक्ति का चरम माना जा सकता है। हालांकि अंबर ने उल्लेखनीय सैन्य कौशल, ऊर्जा और संकल्प का परिचय दिया, पर मुगलों के साथ समझौता करने में उसकी असमर्थता या अनिच्छा के कारण उसकी उपलब्धियां अस्थायी ही रही। लेकिन अंबर के उदय का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह दक्कनी मामलों में मराठों के महत्व का सुस्पष्ट सूचक था। मलिक अंबर के नेतृत्व में मराठों की सफलता ने उनमें आत्मविश्वास जगाया, जिसके चलते उन्होंने बाद में एक स्वतंत्र भूमिका निभाई। टोडरमल की मालगुजारी व्यवस्था को लागू करके मलिक अंबर ने निजाम शाही राज्य के प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया। उसने ठेके इजारा पर जमीन देने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी, जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। उसके स्थान पर उसने जब्ती व्यवस्था को अपनाया। 1622 के बाद जब जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम की बगावत के कारण दक्कन में उथल पुथल मची थी, मलिक अंबर फिर एक बार ऐसे अनेक क्षेत्रों को वापस पाने में सफल रहा जो मुगलों को सौंप दिए गए थे। दक्कन में मुगलों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जहांगीर का प्रयास इस प्रकार असफल रहा। मुगलों के साथ फिर से विवाद आरंभ करके अहमदनगर को भी कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिला। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब शाहजहां को यह फैसला करना पड़ा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अहमदनगर को समाप्त करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। 80 वर्ष की लंबी उम्र में मलिक अंबर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके महत्वाकांक्षी कार्यों के कड़वे फल उसके उत्तराधिकारियों को चखने पड़े। अहमदनगर का विलोप तथा बीजापुर और गोलकुंडा द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करना। शाहजहां 1628 में तख्त पर बैठा। शहजादे के रूप में दक्कन में 2 अभियानों का नेतृत्व कर चुकने और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के दौरान दक्कन में अच्छा खासा समय बिताने के बाद शाहजहां को दक्कन और उसकी राजनीति का काफी कुछ अनुभव और निजी ज्ञान प्राप्त हो चुका था। शासक के रूप में शाहजहां का पहला लक्ष्य दक्कन के उन क्षेत्रों को वापस पाना था जो निजाम शाही शासक के हाथों में चले गए थे। इसके लिए उसने एक पुराने और अनुभवी अमीर खाने जहां लोदी को नियुक्त किया, लेकिन खाने जहां लोदी इस कार्य को पूरा करने में असफल रहा और उसे दरबार में वापस बुला लिया गया। कुछ ही समय बाद खाने जहां विद्रोह करके निजाम शाह से जा मिला, जिसने उसे बरार और बालाघाट के बाकी भागों से मुगलों को बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया। एक अग्रणी मुगल अमीर को शरण देने का मतलब मुगलों को चुनौती देना था, जिसे शाहजहां अनदेखा नहीं कर सकता था। स्पष्ट था कि मलिक अंबर की मृत्यु के बाद भी उसकी बरार और बालाघाट में मुगलों की सत्ता को मान्यता न देने की नीति को निजाम शाही शासक जारी रखे हुए था। इसलिए शाहजहां इस नतीजे पर पहुंचा कि अहमदनगर जब तक एक स्वतंत्र राज्य बना रहेगा, दक्कन में मुगलों को शांति नहीं मिल सकती। यह अकबर और जहांगीर की नीति से एक बहुत बड़ा अलगाव था। साथ ही दक्कन में जितना एकदम आवश्यक हो उससे अधिक मुगल क्षेत्र को बढ़ाने में शाहजहां की रुचि नहीं थी। इसलिए उसने बीजापुर के शासक को पत्र लिखकर प्रस्ताव रखा कि अगर वह अहमदनगर के खिलाफ सोचे जा रहे अभियान में मुगलों से सहयोग करे तो उसे मोटे तौर पर अहमदनगर राज्य का 1/3 भाग दे दिया जाएगा। कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर अहमदनगर को अलग थलग करने की शाहजहां की यह एक सोची समझी चाल थी। इसने विभिन्न मराठा सरदारों को भी मुगल सेवा में शामिल होने के लिए संकेत भेजे। आरंभ में शाहजहां अपनी चालों में सफल रहा,
मलिक अंबर ने अपने अभियानों के दौरान कुछ प्रमुख बीजापुरी अमीरों को हराया और मार डाला था। मलिक अंबर के हाथों नौरसपुर की आगजनी और शोलापुर पर कब्जे के रूप में मिले अपमान से आदिल शाह भी कराह रहा था। इसलिए उसने शाहजहां का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मुगलों से सहयोग करने के लिए निजाम शाही सीमा पर एक सेना तैनात कर दी। लगभग इसी समय मुगलों के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में जाधव राव को विश्वासघात करके निजाम शाही दरबार में मार डाला गया था। वह एक प्रमुख मराठा सरदार था जो जहांगीर के काल में मुगलों से जा मिला था, पर फिर निजाम शाह की सेवा में वापस आ गया था। फलस्वरूप शाहजी भोंसले, जो उसका दामाद था और शिवाजी का पिता था, अपने संबंधियों के साथ मुगलों से आ मिला। शाहजहां ने उसे 5000 का मनसब दिया और पूना के क्षेत्र में जागीर दी। अनेक दूसरे प्रमुख मराठा सरदार भी शाहजहां से आ मिले। 1629 में शाहजहां ने अहमदनगर के खिलाफ बड़ी बड़ी सेनाएं तैनात की। इनमें से एक को पश्चिम में बालाघाट क्षेत्र और दूसरों को पूरब में तेलंगाना क्षेत्र में अपना काम करना था। उनकी गतिविधियों के समन्वय के लिए बादशाह स्वयं बुरहानपुर पहुंच गया। बिना ढील दिए दबाव डालकर अहमदनगर राज्य के बड़े बड़े भागों पर मुगलों का अधिकार हो गया। परेंदा पर घेरा डाला गया, जो राज्य की आखिरी चौकियों में से एक था। निजाम शाह ने अब आदिल शाह से एक दयनीय गुहार की। उसने कहा कि राज्य का अधिकांश भाग मुगलों के अधीन है और अब अगर परेंदा का पतन होता है तो उसका मतलब निजाम शाह वंश का खात्मा होगा। उसने चेतावनी दी कि इसके बाद बीजापुर की बारी आएगी। अहमदनगर में मुगलों के लगातार बढ़ते आने पर बीजापुर दरबार का एक शक्तिशाली समूह बेचैन हो रहा था। वास्तव में सरहद पर तैनात बीजापुरी सेनाओं ने बस स्थिति का जायजा लिया था और मुगलों की कार्रवाई में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था। अपनी ओर से मुगलों ने भी आदिल शाह को समझौते में तय हुए क्षेत्र देने से इनकार कर दिया था। फलस्वरूप आदिल शाह भड़क उठा और उसने निजाम शाह की सहायता करने का निश्चय किया, जिसने उसे शोलापुर सौंप देने का वादा किया। राजनीतिक स्थिति के इस मोड़ ने मुगलों को परेंदा का घेरा उठाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अहमदनगर की आंतरिक स्थिति अब मुगलों के पक्ष में पलट गई। मलिक अंबर के बेटे फतेह खान को निजाम शाह ने अभी हाल में इस आशा पर पेशवा नियुक्त किया था कि वह शाहजहां को शांति संधि के लिए प्रेरित कर सकेगा। इसके बदले फतेह खान ने शाहजहां से गुप्त वार्ता शुरू कर दी और उसके कहने पर निजाम शाह का कत्ल करके गद्दी पर एक कठपुतले को बिठा दिया। उसने मुगल बादशाह के नाम से खुतबा भी पढ़वाया और सिक्का भी ढलवाया। पुरस्कार स्वरूप फतेह खान को मुगल सेवा में ले लिया गया और पूना के आसपास की जागीर, जो पहले शाहजी को दी गई थी, अब उसे हस्तांतरित कर दी गई। फलस्वरूप शाहजी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। ये घटनाएं 1632 की हैं। फतेह खान के समर्पण के बाद शाहजहां महाबत खान को दक्कन में मुगल सूबेदार नियुक्त करके स्वयं आगरा लौट गया। बीजापुर तथा शाहजी समेत स्थानीय निजाम शाही अमीरों के संयुक्त विरोध के सामने महाबत खान ने अपने आप को बहुत मुश्किल हालत में पाया। परेंदा ने बीजापुर के आगे समर्पण कर दिया, जिसने किला दौलताबाद के लिए भी एक जोरदार कोशिश की और किले के समर्पण के बदले फतेह खान को भारी दौलत देने का प्रस्ताव किया। दूसरी जगहों पर भी मुगलों को अपनी स्थिति बनाए रखना कठिन लगने लगा। इस तरह देखा जा सकता है कि मुगल और बीजापुर वास्तव में अहमदनगर की लाश को बांटने के संघर्ष में लगे हुए थे। दौलताबाद से समर्पण कराने और वहां अपनी छावनी बनाने के लिए आदिल शाह ने रनदौला खान और मुरारी पंडित के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी।
मुगलों को परेशान कराने और उनकी रसद बंद कराने के लिए शाहजी को भी बीजापुर की सेवा में ले लिया गया, पर बीजापुरी सेना और शाहजी की मिलीजुली कार्रवाई भी नाकाम रही। महाबत खान ने दौलताबाद को 1633 में कसकर घेरा और छावनी को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। निजाम शाह को कैद करके ग्वालियर भेज दिया गया। इस तरह निजाम शाही वंश का अंत हो गया। लेकिन मुगलों की समस्याएं इससे भी हल नहीं हुई। मलिक अंबर के उदाहरण का अनुकरण करते हुए शाहजी ने एक निजाम शाही शहजादा ढूंढ निकाला और उसे शासक बना दिया। शाहजी की सहायता के लिए आदिल शाह ने 7-8 हजार घुड़सवारों का दस्ता भेजा और अनेक निजाम शाही कुलीनों को अपने अपने किले शाहजी को सौंप देने के लिए प्रेरित किया। अनेक तोड़ दिए गए निजाम शाही सैनिक टुकड़ियों के सैनिक शाहजी से आ मिले, जिससे उसकी सेना बढ़कर 20,000 सवारों तक जा पहुंची। इनके बल पर उसने मुगलों को परेशान किया और अहमदनगर राज्य के बड़े बड़े हिस्सों पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने अब दक्कन की समस्याओं पर स्वयं ध्यान देने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि परेशानी की जड़ बीजापुर का रवैया है, इसलिए उसने बीजापुर पर आक्रमण के लिए एक बड़ी सेना भेजी और आदिल शाह को संकेत भी भेजे, जिनमें अहमदनगर के इलाके को बीजापुर और मुगलों के बीच बांटने के पिछले समझौते को फिर नए सिरे से मानने का प्रस्ताव किया गया। दाम और दंड की इस नीति के कारण तथा दक्कन में शाहजहां की अग्रगति के कारण बीजापुर की राजनीति में एक और परिवर्तन आया। मुरारी पंडित समेत मुगल विरोधी गुट के नेता अपदस्थ करके मार डाले गए और शाहजहां के साथ एक और अहदनामा अर्थात समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार आदिल शाह ने मुगलों की अधिराजी स्वीकार करने, 20 लाख रुपए हर्जाना देने तथा गोलकुंडा के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, जिसे मुगलों के संरक्षण में ले लिया गया था। तय हुआ कि भविष्य में बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई भी विवाद मध्यस्थता के लिए मुगल बादशाह के सामने लाया जाएगा। आदिल शाह ने वादा किया कि शाहजी से अधीनता मनवाने के लिए वह मुगलों से सहयोग करेगा और अगर वह बीजापुर की सेवा में आना स्वीकार करता है तो उसे दक्षिण में मुगलों की सीमा से दूर नियुक्त किया जाएगा। इनके बदले अहमदनगर का लगभग 20 लाख हुड़ अर्थात लगभग 80 लाख रुपए वार्षिक राजस्व का इलाका बीजापुर को दे दिया गया। शाहजहां ने आदिल शाह के नाम एक सत्य वचन फरमान भी भेजा, जिस पर बादशाह की हथेली की छाप लगी थी कि समझौते की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। शाहजहां ने गोलकुंडा से भी एक समझौता करके दक्कन का बंदोबस्त पूरा कर दिया। वहां के शासक ने खुतबे से शाह-ए-ईरान का नाम निकालकर उसमें शाहजहां का नाम शामिल करने की हामी भरी। कुतुब शाह ने बादशाह का वफादार रहने का वादा किया। 4 लाख हुड़ सालाना का खिराज, जिसे गोलकुंडा पहले बीजापुर को दे रहा था, माफ कर दिया गया। गोलकुंडा को मुगल संरक्षण के बदले मुगल बादशाह को 2 लाख हुड़ सालाना देने को कहा गया। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ 1636 की संधियां श्रेष्ठ राजनीतिक कदम थे। वास्तव में उन्होंने शाहजहां को अकबर का परम उद्देश्य पूरा करने में सफलता दिलाई। मुगल बादशाह की अधिराजी अब देश के चारों कोनों में स्वीकार की जाने लगी थी। मुगलों के साथ शांति के बाद दक्कनी राज्य अब दक्षिण की ओर अपने पांव फैलाने की स्थिति में थे। 1636 की संधियों के बाद एक दशक में बीजापुर और गोलकुंडा ने कृष्णा नदी से लेकर तंजावुर और उससे आगे तक कर्नाटक के समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र को रौंद डाला। इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे रजवाड़ों का शासन था
उनमें से अनेक तो विजयनगर के भूतपूर्व शासक राय की सैद्धांतिक अधीनता स्वीकार करते थे, जैसे तंजावुर, जिंजी और मदुरै के नायक। इन राज्यों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा ने अनेक अभियान चलाए। शाहजहां की सहायता से उन्होंने अपनी सेनाओं द्वारा जीते गए क्षेत्रों और मालों को बीजापुर और गोलकुंडा के बीच 2:1 के अनुपात में बांटने का समझौता किया। इन दोनों के बीच बार बार के झगड़ों के बावजूद विजय का चक्र बढ़ता रहा। इस तरह एक छोटी सी अवधि में इन दोनों राज्यों के इलाके दोगुने से अधिक बढ़ गए और वे अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर जा पहुंचे। अगर ये शासक जीते गए क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाते तो दक्कन में शांति का एक लंबा युग चला होता। लेकिन तीव्र प्रसार ने इन राज्यों में जो भी आंतरिक संगठन था उसे कमजोर कर दिया। बीजापुर में शाहजी और उसके बेटे शिवाजी जैसे और गोलकुंडा के अगड़ी अमीर मीर जुमला जैसे महत्वाकांक्षी अमीरों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। मुगलों ने भी देखा कि दक्कन में शक्ति संतुलन डगमगा चुका है और उन्होंने इन राज्यों के प्रसारवादी चरण में अपनी कृपालु तटस्थता बनाए रखने की कीमत मांगी। 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद और मुगल सूबेदार बनकर औरंगजेब के दक्कन पहुंचने के बाद ये घटनाक्रम अपने चरम पर पहुंचे। इन घटनाक्रमों की विवेचना आगे एक अध्याय में की जाएगी। दक्कनी राज्यों का सांस्कृतिक योगदान। दक्कनी राज्यों को अनेक सांस्कृतिक योगदानों का श्रेय प्राप्त है। अली आदिल शाह (मृत्यु 1580) को हिंदू और मुस्लिम संतों से चर्चाएं करना पसंद था और उसे सूफी कहा जाता था। उसने अकबर से भी पहले कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया था। उसके पास एक उम्दा पुस्तकालय था जिसमें उसने संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को नियुक्त किया था। उसके अधिकारियों ने भी संस्कृत एवं मराठी को संरक्षण देना जारी रखा। अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय (1580 से 1627) 9 साल की आयु में गद्दी पर बैठा। वह गरीबों पर बहुत मेहरबान था और अबला बाबा अर्थात गरीबों का दोस्त कहलाता था। संगीत में उसकी गहरी दिलचस्पी थी और उसने एक किताबे नौरस शीर्षक से रची थी जिसमें विभिन्न रागों पर गीत लिखे गए थे। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बसाई जिसमें बड़ी संख्या में संगीतकारों को बसने के लिए निमंत्रित किया गया। अपने गीतों में उसने संगीत और ज्ञान की देवी सरस्वती की खुलकर वंदना की। अपने उदार दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु कहलाया। वह हिंदू संतों और मंदिरों समेत सभी को संरक्षण देता था। इसमें वह दान भी शामिल था जो विठोबा की आराधना के केंद्र पंढरपुर को दिया गया था। यही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था। इब्राहिम आदिल शाह की उदार सहिष्णु नीति को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। अहमदनगर राज्य की सेवा में मराठा परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। गोलकुंडा के कुतुब शाह कहे जाने वाले शाह भी सैनिक, प्रशासनिक और कूटनीतिक उद्देश्यों से हिंदू मुसलमान दोनों की सेवाओं का उपयोग करते थे। इब्राहिम कुतुब शाह (मृत्यु 1580) के राज्य में मुरहरी राव पेशवा के पद तक पहुंचा। यह पद मीर जुमला या वजीर के पद के ही नीचे था। जब से यह राजवंश कायम हुआ, राज्य में नायकवारी जो सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे एक ताकत बनकर उभरे। 1672 से लेकर 1687 में मुगलों के अधिकार में जाने तक राज्य के प्रशासनिक और सैनिक मामलों पर दो भाइयों मदन्ना और अकन्ना का वर्चस्व था। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक शरण स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहित्य और वास्तुकला का बेहद शौकीन था।
सुल्तान कला और साहित्य का संरक्षक होने के साथ साथ स्वयं भी कोई साधारण कवि नहीं था। वह दक्कनी उर्दू, फारसी और तेलुगु में रचना करता था और पीछे एक बड़ा सा दीवान काव्य संग्रह छोड़ गया है। काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला वह पहला शायर था। अल्लाह और पैगंबर की स्तुति करने के बाद उसने प्रकृति, प्रेम और अपने समय के सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है। दक्कनी रूप में उर्दू का विकास इस काल का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम है। मुहम्मद कुली कुतुब शाह के उत्तराधिकारियों तथा उस काल के दूसरे बहुत से कवियों और लेखकों ने भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया। फारसी के अलावा इन लेखकों ने रूपों, मुहावरों और विषयों के लिए तथा शब्द भंडार के लिए भी हिंदी और तेलुगु पर भरोसा किया। बीजापुरी दरबार ने भी उर्दू को संरक्षण दिया। महाकवि नुसरती ने, जो 17वीं सदी के मध्य के शायर हैं, कनक नगर के शासक राजा मनोहर और मधु मालती की प्रेम गाथा लिखी है। दक्कन से उर्दू 18वीं सदी में उत्तर भारत आई। वास्तुकला को ले तो मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे मशहूर चार मीनार है। 1591-92 में पूरी होने वाली यह इमारत मुहम्मद कुली कुतुब शाह के बसाए हुए नए नगर हैदराबाद के मध्य में स्थित है। इसमें 4 ऊंची मेहराबें हैं जो 4 दिशाओं में हैं। उसके सौंदर्य का मुख्य आकर्षण 4 मीनारें हैं जो 4 मंजिला और 48 मीटर ऊंची हैं। मेहराबों के दोहरे पर्दे पर बारीक नक्काशी की गई है। बीजापुर के शासकों ने वास्तुकला में हमेशा एक ऊंचे मानदंड और एक बेदाग सुरुचि का परिचय दिया। इस काल की बीजापुरी इमारतों में सबसे मशहूर इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज गुंबद हैं। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और इसकी शैली अपनी निखार की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। गोल गुंबज का निर्माण 1660 में हुआ था। यह अभी तक की सबसे बड़ी गुंबद है। इसके तमाम भागों में संतुलन है तथा विशाल गुंबद को कोनों पर स्थित लंबी पतली होती जाती मीनारें संतुलित किए हुए हैं। कहते हैं कि विशाल कक्ष के एक कोने में कोई फुसफुसाए तो दूसरे छोर पर वह साफ सुनाई देती है। दक्कन में चित्रकला भी फली फूली और इब्राहिम आदिल शाह 1580 से 1627 के दौर में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंची। इस तरह हम देखते हैं कि दक्कनी राज्य 17वीं सदी में पंथगत हिंसा पर काबू पाने में सफल रहे। उन्होंने सांप्रदायिक सामंजस्य का ऊंचा मानदंड बनाए रखा। उनका योगदान संगीत, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में भी रहा।